नमस्कार दोस्तों, मैं उस ग्लोबल से। आज हम पंडित जी से चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा के बारे में चर्चा करने से पूर्व आज सृष्टि के उत्पत्ति क्रम के बारे में चर्चा करनी आवश्यक समझते हैं तथा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो सीधे सीधे हमारी जन्म कुंडली को प्रभावित करते हैं। विद्वानों ने ऋषियों ने महर्षियों ने दार्शनिकों ने जो कहा है सृष्टि के उत्पत्ति क्रम के बारे में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बारे में सभी विद्वान एक मत हैं कि सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। पंच महाभूतों में आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इस प्रकार से पंच महाभूत होते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूत, अहम, मह और चित्त, ये मिलकर अष्टधा प्रकृति कहलाती है। और मनुष्य की पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच उनकी तन्मात्राएं, तन्मात्राएं अभिप्राय विषय से है। जैसे कान का विषय श्रवण करना है, आँख का विषय दर्शन करना है, ये इनकी तन्मात्राएं कहलाती हैं, इनके विषय कहलाते हैं। पांच ये इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच इनकी तन्मात्राएं और एक मन, ये उभय होता है। अर्थात कर्मेंद्रियों के साथ मिल के भी ये विषयों को ग्रहण करता है और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर भी ये विषय को ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये षोडश विकार कहलाते हैं। षोडश विकार और अष्टधा प्रकृति मिलकर 24 तत्व होते हैं। 16 ये हैं और 8 हुए हैं। ये 24 तत्वों से मिलकर पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीव जंतुओं का निर्माण होता है, उनकी प्रकृति का निर्माण होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि मनुष्य इन 24 तत्वों से मिलकर बना है और 24 तत्वों पर जो भी उनके गुण धर्म हैं उनके आधार पर उस गुण धर्म का अध्ययन करना हम ज्योतिष का विषय है। इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं रखना चाहता हूं आपके सामने कि पंच महाभूतों से मिलकर मात्र पृथ्वी और पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। इन पंच महाभूतों से मिलकर ही इस यूनिवर्स में पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सारे ग्रहों का, नक्षत्र का, सूर्य आदि का, सबका निर्माण इन पंच महाभूतों से ही हुआ है। ये पांच महाभूत अपने अनुपातिक स्थिति से जीवों की, वस्तुओं की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए एक तत्व किसी में अधिक है तो वह अग्नि तत्व प्रधान वस्तु कहलाएगी। एक में किसी का जल तत्व प्रधान है तो जल तत्व प्रधान वाली कहेगी। जैसे चावल है, चंदन है, ये जल तत्व वाली वस्तुएं हैं। जैसे लौंग है, काली मिर्च है, चित्रक है, ये अग्नि तत्व वाली वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से जैसे घी है, ये जल तत्व यानी कफ वृद्धि करने वाली वस्तु है, ये भी जल तत्व वाली वस्तु कहलाएगी। तो इसी प्रकार से वस्तुओं का, तत्वों की न्यूनाधिकता के कारण किसमें पृथ्वी तत्व अधिक है, किसमें वायु तत्व अधिक है, किसमें जल तत्व अधिक है, किसमें अग्नि तत्व अधिक है, उन वस्तुओं की प्रकृति का निर्माण होता है। मनुष्य की प्रकृति भी इन्हीं तत्वों के आधार पर होती है। कई मनुष्य वात प्रकृति वाले होते हैं, कई पित्त प्रकृति वाले होते हैं, कई कफ प्रकृति वाले होते हैं। तो उनके अंदर कौन से तत्व की अधिकता है, कौन से तत्व की न्यूनता है, उसी के आधार पर मनुष्य की प्रकृति बनती है। ये प्रकृति को ही हम आयुर्वेद, योग, ज्योतिष से किस प्रकार से हमें उसका उपचार करना है, उसकी अगर अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो हमें उसकी कैसे चिकित्सा करनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है। और ठीक इसी प्रकार से सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो इन्हीं तत्वों की न्यूनाधिकता के कारण उनकी प्रकृति बनी है। कि मंगल उष्ण ग्रह है, चंद्रमा शीतल ग्रह है और शनि वायु कारक ग्रह है। इसी प्रकार से सारे ग्रहों की जो प्रकृति है वो इन्हीं तत्वों की न्यूनाधिकता के कारण बनी है और इन्हीं ग्रहों के प्रभाव जन्म कुंडली पर सीधे सीधे उसको प्रभावित करते हैं, उसके घरों को प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य के जीवन पर उनका क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन करना ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है। और उसका अध्ययन करने के पश्चात ही मनुष्य के जीवन का हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि उसके जीवन में आने वाले समय में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में
उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या स्थिति थी, इन सब बातों का अध्ययन जो है इन ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से हम कर लेते हैं। मित्रों, अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जितनी बातें अभी तक बताई गई हैं इस पर स्पष्ट हो ही गया है कि सीधे सीधे सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में जो तत्व आए हैं वो कैसे ग्रह नक्षत्रों की प्रकृति का निर्माण करते हैं और ग्रह नक्षत्र कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे उस प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष का विषय है, ये लगभग स्पष्ट हो गया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में चंद्रमा को माता का स्थान दिया गया है। कुंडली में चौथे स्थान को चंद्रमा का कारक कहा गया है। लाल किताब में चंद्रमा को ग्रहों की माता कहा है और दूसरे ग्रहों का यदि दूषित प्रभाव प्राप्त हो रहा है और जातक बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो वह और ग्रहों का उपचार करे या न करे, लेकिन चंद्रमा का यदि वो उपचार करता है, अर्थात चौथे घर में यदि वह चंद्रमा को स्थापित करता है, चंद्रमा को स्थापित करने का अभिप्राय है लाल किताब के अनुसार कि चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, जो दूध है, जो सफ़ेद वस्तुएं हैं, वो यदि हम बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो वो चौथे घर में स्थापित हो जाती हैं और वहाँ से हमारा चंद्रमा हमें अच्छे प्रभाव देने लगता है। उससे हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे दुखों को दूर करने का एक प्रयास किया जाता है, तो उससे वो दूर हो जाते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में उसकी अपनी राशि कहलाती है। राशियों में जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की अपनी राशि है, स्वराशि कहलाती है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के कहलाते हैं, चंद्रमा वृश्चिक में नीच के कहलाते हैं। गुरु, मंगल और सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। शनि और शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। शनि की साढ़सती और शनि की ढैया चंद्रमा को ही आधार बनाकर उसको तय किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा जातक की जिस राशि में बैठा हुआ वो कुंडली में वो स्थान जातक की राशि कहलाता है। जब शनि उस राशि से, उस चंद्रमा से एक घर पहले और फिर उस 2.5 साल बाद उसी राशि में, उसी घर में, 2.5 साल बाद उसके अगले घर में, जब 3 घरों में 2.5 साल रहता है तो ये शनि की साढ़सती कहलाती है। तो चंद्रमा को ही प्रभावित करता है शनि, तो वो साढ़सती कहलाती है। और जब किसी राशि पर 6ठे और 10वें घर पर बैठा हुआ होता है तो वो शनि की ढैया कहलाती है। वहाँ चंद्रमा अगर बैठा हुआ है उन राशियों में और शनि से वो राशियाँ 6ठे घर में या 10वें घर में पड़ रही हैं तो उन राशियों पर ढैया कहलाएगी। इस प्रकार से शनि का जो संबंध है चंद्रमा के साथ वो कहा जाता है, वो वर्णित किया जाता है और इसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं, ये बड़े ख़राब होते हैं। इसमें जातक इस बीच में, इस पीरियड में जब तक वो रहता है समय, जातक बहुत परेशान रहता है। तन से, मन से, व्यापार से, सब प्रकार से मनुष्य को हानि होती है। शनि की ढैया और शनि की साढ़सती इस प्रकार से वर्णित है। और उसके निहितार्थ जब उपचारों का संदर्भ आएगा, जब उपचारों की चर्चा आएगी तो उपचार भी बताए जाएंगे। थोड़ा सा और बतला दें कि राहु चंद्रमा के साथ हो तो चंद्रग्रहण कहलाता है। चंद्रमा कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या मंगल के साथ बैठा हो तो शुभ परिणाम करता है। चंद्रमा यदि गोचर में कुंडली के 8वें या 12वें घर में हो तो अशुभ परिणाम करता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए चंद्रमा का शुभ होना कुंडली में जातक के लिए बहुत अच्छा है। यदि चंद्रमा बहुत अशुभ होता है, कभी कभी तो इतना खराब चंद्रमा के परिणाम होते हैं कि चंद्रमा लग्नेश भी है और चंद्रमा क्रूर ग्रहों से दृष्ट भी है, चंद्रमा खराब घरों में भी बैठ गया है, तो ऐसे भी परिणाम होते हैं कि जातक को बहुत अधिक हृदय की, मन की, मस्तिष्क की, यानी कि मिर्गी, पागलपन आदि की स्थिति भी झेलनी पड़ती है। मैं समझता हूँ चंद्रमा के लिए भी इतना ही पर्याप्त है, बाकी फिर समय समय पर बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मित्रों नमस्कार, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।